देश में एक अराजकतावाद की राजनीति शुरू कर दिए हैं, देश में एक नफरत की राजनीति शुरू कर दिए हैं, देश के अंदर एक तानाशाही की राजनीति शुरू करें, जो देश की संविधान की धज्जियां उड़ाया जा रहा है और जिसका खमियाजा आज देश के बाहरी और अंदर दोनों खतरा है। हमारी सबसे बड़ी नीति ये होनी चाहिए कि हम विदेश में जाकर उनसे बातचीत करें, उसे गंभीरता से लें, उनके तमाम नीतियों को समझें और वो अपनी ताकत को अब अंदरूनी जो आप हमारे देश के अंदर घटना घट रही है, किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही साबित कर देना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बिना बकवास के चैनल चलता रहता है, देशद्रोही ये वो, इससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। और देश के अंदर ये कहावत है, भुज में घर फूटे तो गांव लूटे और गांव फूटे तो जवार लूटे। हमारे देश के अंदर ही कला है, हमारे देश के अंदर ही विषमता है, हमारे देश के अंदर ही अंतर कला है, तो हम कहाँ बाहर लोगों से लड़ सकते हैं। पहले अपने देश को अंदर मजबूत करें, सबको मजबूती के साथ खड़ा हो और तब हम चीन से भी आंकड़ा, चीन के बाहर भी हम लड़ सकते हैं। बिहार जो है, जो जयप्रकाश जी का आंदोलन से बिहार की धरती सुई, संपूर्ण क्रांति की नारा हुआ और धीरे धीरे पूरे देश में उछाया और पूरे देश में एक राजनीतिक परिवर्तन हुई। आज पूरे देश जो है एक राजनीतिक परिवर्तन के दौर से पूरे देश को बिहार देख रहा है और बिहार एक नए परिवर्तन के दौर से देश में राजनीतिक प्रवेश करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। और आज हमारे साथ मौजूद हैं महेश कुमार उपाध्याय जी, जो कि नोएडा विधानसभा से ये CPI ML का चुनाव भी लड़ चुके हैं। राजनीतिक जो पहलू है उसको समझने का काफ़ी इनको तजुर्बा भी रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो चाइना विवाद को लेकर के, और साथ ही साथ हम बिहार में जो वर्चुअल रैली चल रही है, जो बिहार की जो राजनीतिक पहलुओं को समझने के भी हम चर्चा करेंगे। क्या भारत रवैया अपनाएगा चीन के खिलाफ, वो भी हम इनसे आज चर्चा करेंगे। चलिए रुक करते हैं आज की इस मुद्दे के साथ। महेश कुमार उपाध्याय जी, अब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से जो चाइना है लगातार रवैया अपनाता रहा है, लेकिन भारत कहीं ना कहीं चुप साधते हुए सामने रहता है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या अब लग रहा है आपको भी कि सही समय आ गया है मुंहतोड़ जवाब देने का? देखिए, जो युद्ध कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि हमारी विदेश नीतियाँ कहीं न कहीं कमजोर रही है और हमारी तैयारी में पूर्णतः कमजोर रही है, जिसी का खमियाजा आज हमारे 20 सैनिक जो है चीन और भारत के बॉर्डर पर अपनी शहादत देकर, कुर्बानियाँ देकर मुल्क चुकाया है। ऐसे हालात में हमको अपनी पहले विदेश नीति पर गौर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोस को हम देखते हैं कि तमाम देश जो है हमारी नीतियों के खिलाफ हमारी बाहर जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है या लंका है, तमाम देश जो है हमारी कुछ न कुछ कमजोरी रही है, हमारी कुछ न कुछ नीतियों में गड़बड़ी है, जिसकी वजह से हम जो है इस विफल हो रहे हैं। और सरकार की सबसे बड़ी है कि सरकार जो है गैर जवाबदेही है, अपनी जवाबदेही को बता नहीं पाती है। जो चीन वाला मामला जो आज दिखा रहे, मई में ही इस घटना आ गया था कि चीन के और भारत के बॉर्डर पर सैनिकों का जमावड़ा है। फिर भी ये सरकार जो है ये बात को छुपा रही थी कि सैनिकों के जमावड़ा नहीं है, वो सैनिक चीन वाले पीछे हैं और हम बॉर्डर पर टाइट हैं, या हम बॉर्डर में मौजूद हूँ, मैं जवाब दे दूँगा। बाकी सच्चाई ये सामने आई है कि भाई ये जवाब नहीं दे पाए हैं और उल्टे हमारे 20 सैनिक जो हैं इस देश के शहादत दिए और अपने मुल्क चुकाए हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियां रही हैं और ये कमजोरियां का कारण है हमारी विदेश नीति में अव्यवस्थित नीति। जिस नीतियों को हम चलते व्यवस्थित नहीं कर, हमारे विदेश नीति कुछ अलग तरीके का था। हम एक निर्गुण देश के रूप में दुनिया में उभरे थे, हम लोग किसी देश एक पक्ष की व्यवस्था नहीं थे, बल्कि हमारे देश की कहीं ना कहीं एक दिशा की तरफ एक झुकाव है, जिसका खमियाजा हम चीन से हम भुगत भी रहे हैं। अच्छा, ये सवाल उठ रहा है कि हमने देखा कि जब लगातार जो बड़े बड़े नेता हैं वो इतला कर रहे हैं कि चाइना हमारे तरफ आगे बढ़ रहा है, नेपाल हमारे तरफ आगे बढ़ रहा है, हमें आंखें दिखा रहा है, तो आखिर में इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दे करके ये वर्चुअल रैली पे ध्यान भटका रहे हैं और देखा ये जरा काशी मथुरा वाला विवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब किस तरीके से राजनीति करके लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जो तत्काल जो मौजूदा स्थिति में जो राजनीति हो रही है, ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो देश शहादत कुर्बानी के बाद ये देश को बनाया गया था, देश को संवारा गया था, आज वो देश बिकने के कगार पर है। देश के मौजूदा सरकार जो है निजी क्षेत्र में दौड़ रही है। उस देश की सरकार को ये नहीं चिंता हमारे सेना की क्या गड़बड़ी है, हमारी विदेश नीति में क्या गड़बड़ी है, केवल उसको एक ही चिंता सता रहा है कि हम देश को निजी क्षेत्रों में सौंप दें। अभी देखिए, लॉकडाउन के दौर में ही मजदूरों को जो 8 घंटे की मजदूरी तो 20 घंटे लगा दिया गया, जबकि देश में भयंकर बेरोजगारी सब लोग जानते हैं। हम कहते 20 घंटे के बजाय 6 घंटे ड्यूटी दिया जाओ, 6 घंटे ड्यूटी, 24 घंटे में एक आदमी को काम मिलेगा, 12 घंटे में भी एक आदमी काम करेगा। अगर पैसा डिवाइड से दोनों आदमी के पास जाए तो बाजार चलेगा। और आज बाजार की हालत है कि मजदूर तो मजदूर, मध्यम वर्ग भी हताशा और निराशा के दौर में गुजर रहा है। उसको भी समझ में आ रहा है कि मैं करूँ सो करूँ क्या। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से रवैया अपना रहे, चाहे पाकिस्तान की हम बात करें, चाहे नेपाल की बात करें, चाहे अब जो मौजूदा हालात है चाइना की बात करें, तो क्या आपको लगता है
कि अब कुछ बदलाव करना चाहिए भारत की जो रणनीति है, कहीं ना कहीं जो सीमा पे हमारे सैनिक हैं उनको मजबूत करने के लिए कुछ कार्य ऐसा सोचना चाहिए, ना कि चुनाव पे प्रचार प्रसार करने में लगना चाहिए। आप इसको कैसे समझते हैं? मैं तो सबसे पहला हमें जो सैनिक है उनको मजबूत स्थिति में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि जवाबदेही उनकी है और सीमा पर वो लड़ते हैं। सीमा पर निजीकरण जाकर नहीं लड़ता है। जो निजीकरण की सरकार की तरफ सोच है कि निजीकरण की तरह ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। जैसे अभी तत्काल देखिए, जो रेलवे के कारखाना है, कई क्षेत्रों में जो है निजीकरण की हर तरफ सरकार बढ़ी, बाकी आज देश का सीमा पर खड़े नौजवान उसकी शहादत दे रहा है। अगर हमारी सोच, समझदारी और हमारी दूरदर्शी सोच होता तो आज 20 समूह नहीं, हम एक भी शहादत नहीं देते। चीन आज जो 45 बरस बाद घटना कहीं कहीं हमारे कमजोर नस रहा है। हम देश में एक अराजकतावाद की राजनीति शुरू कर दिए हैं, देश में एक नफरत की राजनीति शुरू कर दिए हैं, देश के अंदर एक तानाशाही की राजनीति शुरू करें, जो देश की संविधान की धज्जियां उड़ाया जा रहा है और जिसका खमियाजा आज देश के बाहरी और अंदर दोनों खतरा है। ये नहीं कि देश में बाहरी खतरा है, देश के बाहर भी खतरा है और देश के अंदर भी खतरा है। अगर देश की नीतियाँ नहीं बदली तो हमें समझते हैं कि देश जो है एक भयंकर गंभीर समस्या से जूझेगा। आज देख लीजिए, दुकानदार हों, मजदूर हों या किसान हों, सब अपने आर्थिक स्थिति से तंगी हालत में हैं और सब एक हताशा की, निराशा की जिंदगी जी रहे हैं। और ख़ास करके युवा वर्ग जो नौकरी के लिए आ रहा है सड़क पर, उसको तो और मायूसी है कि आज रोजगार उसके पास भी नहीं होगा। अच्छा, आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आर्थिक मंदी की बात कर रहे हैं। देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से जितने भी सरकारी संरक्षण हैं उनको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। अब आंकड़ा ये भी आ रहा है कि प्राइवेट हाथों में देने के बाद भी जो प्राइवेट कंपनी के जो मालिक हैं वो पैसा रिफंड नहीं कर रहे, वो पैसा दे नहीं रहे, जो उससे बेनिफिट भारत सरकार ने जो सोच के दिया है। तो अब आपको ये किस तरह से देखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मघाती साबित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पूर्णतः आत्मघाती। अभी एक घटना मैं बताता हूँ। लॉकडाउन होने से पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को वेतन दिया जाएगा, सभी कर्मचारी चाहे जितने काम के वो पैसा देगा। जब पैसा देने के बाद कंपनी वालों ने हाथ उठाया, इस मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला करता, सरकार अपने हाथ खींच ली। अब सरकार करे कि मजदूर और मालिक के बीच का झगड़ा है और मजदूर और मालिक बैठ करके समझौता कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता कि अगर मजदूर और मालिक को छोड़ दीजिए समझौता, तो प्रशासन को पीछे हटा लीजिए, मजदूर और मालिक एक साथ बैठ लेगा, समझौता 1 मिनट में हो जाएगा। बाकी एक तरफ मजदूर मालिक को संरक्षण देंगे सरकार की तरफ से और दूसरे मजदूरों को कुचलने के भी काम करेंगे। ऐसे में मजदूर मालिक की समझौता जो है एक बेवकूफ़ बनाने का काम है। सरकार को तुरंत टाइट होना चाहिए, जैसी भी स्थिति में हो मजदूरों को वेतन देना चाहिए। जो भगदड़ मची लॉकडाउन के बाद, जिस स्थिति से हुई पूरे देश में जो भगदड़ मची, इसका कारण है कि मजदूरों के पास पैसा नहीं आया। मजदूर भूखे रह गए, उनके मकान के किराया बाकी रह गया, घर से बाहर निकाले गए, वो इस हालत में नंगे भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर पैदल चले। जो सड़क पर देख रहे लोग, उसकी आत्मा भी रो रही थी। जो गर्भवती महिलाएं भी पैदल चली, नंगे चली, दुधमुहे बच्चे दूध इसी भूखे प्यासे चले। जिसका हालात आज देश में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में जो कोरोना की मरीज बढ़ रहे हैं, उसकी देन यह है कि वो नंगे भूखे प्यासे चले, बीमार पड़े, उसी का खमियाजा देश भुगत रहा है। अच्छा, ये कुछ राजनीति कुछ समझ नहीं आ रहा है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस चाइना ने हमें आग दिखाने की कोशिश कर रहा है और हम लगातार उसको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी चाइना के इतना बड़ा टेंडर दे दिया जाता है। हम बात करना चाहते हैं रैपिड रेल की, जो कि कहाँ का है, मेरठ। तो हम बात करना चाहूँगा रैपिड रेल की, जो कि मेरठ में टेंडर दे दिया जाता है। तो आखिर किस तरीके से हम उससे लड़ाई लड़ेंगे? क्या हम अपने अंदर इतनी परसेंटेज, इतनी हमारी जो मार्केटिंग है वो सारा कब्जा करके बैठा हुआ है और हम बात करते हैं कि उसको लाल आंखें दिखा देंगे। चलिए, गर्व की बात है, लेकिन ऐसी हालात में भी हम कैसे हम उसको टेंडर दे करके उसका बढ़ावा करते नजर आ रहे हैं? देखिए, कई मानों में हम असफल हैं। जिस तरह से निजी क्षेत्रों में हम बढ़ रहे हैं और निजी क्षेत्र का खमियाजा भुग रहे हैं, हम अपने उत्पादन कर नहीं पा रहे हैं। जो विकास की बात है, चाइना की बात है, चाइना के सिस्टम से और हमारा सिस्टम अलग है। हम हर बात को निजी क्षेत्र हल ढूंढ लेते हैं। पढ़ाई नहीं हो रही, निजी क्षेत्र में डाल दो, मेडिकल नहीं काम कर, निजी क्षेत्र में डाल दो, फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही, निजी क्षेत्र हल नहीं है। ये और भयंकर स्थिति है। और निजी क्षेत्र, मान लीजिए जो चाइना से वही एक वो रैपिड रेल ही नहीं है, आपको मेट्रो के सामान कई चीज़ें, फैक्ट्रियाँ हैं जो मेडिकल के सामान है, कई चीज़ें ऐसे कि इलेक्ट्रिक सामान है, हम चाइना से आदान प्रदान करते हैं। हमारी सबसे बड़ी नीति ये होनी चाहिए कि हम विदेश में जाकर उसे बातचीत करें, उसे गंभीरता से लें, उनके तमाम नीतियों को समझें और वो अपनी ताकत को, अंदरूनी जो आप हमारे देश के अंदर घटना घट रही है, किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही साबित कर देना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। खर्चा, देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल जीरो, डामाडोल हो चुकी है।
आप इसको किस नजरिए से देखना चाहते हैं? क्या ऐसी स्थिति में वर्चुअल रैली करना ठीक रहेगा? ऐसा है कि इस दौर में रैली तो होना ही नहीं चाहिए। जिस आर्थिक संकट से देश गुजर रहा है, जिस परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, इसमें तमाम वो जो वर्चुअल रैली है, ये रैली खत्म हो रहा है। आज हर नेता को अपनी जवाबदेही तय होनी चाहिए। देश में जवाबदेही तय है नहीं किसी को। जिसको जो मुँह में आता है वो कह देता है, जो मुँह में आता गा देता है। एक टीवी चैनलों पर देखिए, बिना बकवास के चैनल चलता रहता है, देशद्रोही ये वो। इससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। और देश के अंदर भी ये कहावत है, बुझ घर फूटे तो गांव लूटे और गांव फूटे तो जवार लूटे। हमारे देश के अंदर ही कला है, हमारे देश के अंदर ही विषमता है, हमारे देश के अंदर ही अंतर कला है। तो हम कहाँ बाहर लोगों से लड़ सकते हैं? पहले अपने देश को अंदर मजबूत करें, सबको मजबूती के साथ खड़ा हो, और तब हम चीन से भी आंकड़ा चीन के बाहर भी हम लड़ सकते हैं। ताकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हम देश के अंदर भी लड़ रहे हैं। देश के बाहर तो छोड़िए, देश के जब देश के अंदर लड़ने की स्थिति है तो हम देश से बाहर कहाँ लड़ पाएंगे? अच्छा, आपको कैसे लगता है, जैसे कि अभी फिलहाल जो बिहार में चुनाव का मुद्दा है उठाया जा रहा है, आपको क्या ऐसा लगता है कि क्या वाकई में इस बार का जो चुनाव है, जो क्योंकि गरीब तबके के जो लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, यहाँ से घर तो गए गए, लेकिन उसके जो पैरों में छाले जो आए हैं, क्या लगता है कि इस बार बुलाने का कार्य करेंगे इस बार? ये मुश्किल काम है। अभी जो मजदूर है, जिस दौर से गया है गांव पर, ये मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये पूरे नटंकी तो कर रहे हैं, बाकी ये होगा नहीं। चुनाव, बिहार का चुनाव एक नई दिशा तय करेगा। और जब भी भारत में एक नई क्रांति की नई दिशा की तय होता है, बिहार अपना स्थान बनाया है। हमें उम्मीद है कि बिहार जो है जो जयप्रकाश जी का आंदोलन से बिहार की धरती सुई, संपूर्ण क्रांति की नारा हुआ और धीरे धीरे पूरे देश में उछाया। और पूरे देश में एक राजनीतिक परिवर्तन हुई। आज पूरे देश जो है एक राजनीतिक परिवर्तन के दौर से पूरे देश को बिहार देख रहा है। और बिहार एक नए परिवर्तन के दौर से देश में राजनीतिक प्रवेश करेगा।